सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरे साथ है गोवर्धन क्षेत्र के विधायक श्री मेघश्याम जी एडवोकेट। सर, आपने IIS टीवी को समय दिया, पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। एक ऐसा विधायक जो जमीन से जुड़ा हुआ है, और अगर आप रूटीन की लाइफ में देखोगे तो वो कहीं न कहीं जब भी विधानसभा नहीं चलती है और वो अपने क्षेत्र में होते हैं तो पर डे आपको कहीं न कहीं वो गलियों में, ग्रामीण अंचलों में, किसानों के यहाँ खेतों में आपको वो घूमते हुए और निरीक्षण करते हुए मिल जाएंगे। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। विधायक जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी चैनल में। एक हम लोगों ने कैंपेन चालू किया हुआ है विधायक जी, मेरे शब्द और मेरा भारत, क्योंकि आप सात्विक और आध्यात्म से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे शब्द और मेरे भारत। देखो, भारत को समझने के लिए भारत के संस्कार और संस्कृति को पहले समझना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, गौ माता की पूजा होती है। एक देश को भारत माँ के नाम से हम लोग पूजा करते हैं, भारत माँ के जयकारे लगाते हैं। किसी भी प्रोग्राम में भारत माँ की तस्वीर रख के उस पर दीप प्रज्वलन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। ये अलग तरह का एक आध्यात्मिक देश है। इस देश की इतिहास दुनिया का सबसे पुराना इतिहास है। और किसी देश में न कोई सतयुग को जानता है, न त्रेता को जानता है, न द्वापर को जानता है। ये संस्कार संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ त्रेता से भारत की कहानी त्रेता से शुरू हुई जी। लाखों साल वर्ष पहले भारत का इतिहास है। भारत एक संस्कारवान और एक आध्यात्मिक संस्कृति का देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक रिश्ते का बहुत बड़ा महत्व है। और देशों में इतना नहीं है। यहाँ भाई बहुत बड़ा भाईचारा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये रिश्तेदार है। इससे बड़ी एक बड़ी श्रद्धा है लोग। और जगह ऐसा नहीं। और जगह तो जन्म लिया, बड़े हुए, कोई कांग्रेस को, कोई भूल, मतलब बहुत लोग भूल जाते हैं कि हम हमारे ये परिवार से, इस जाति के जन्म से। विधायक जी, आप विधायक तो हैं ही, इसके साथ साथ आप एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं। किसी के भी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में शब्दों का कितना महत्व होता है? मेरा मानना शब्दों का 100% शब्दों का ही महत्व होता है। शब्द संस्कार से आते हैं या आध्यात्म से आते हैं? संस्कार और आध्यात्म दोनों। संस्कार होंगे तो आध्यात्म क्या होगा? आध्यात्म होगा तभी संस्कार आएंगे। और संस्कार से युक्त शब्द भी अच्छे होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनको कितना भी उकसा लो, लेकिन शब्द उनके वही नब्बे तुले हो जी। कई लोगों से थोड़ा सा उसमें कहीं शब्द गड़बड़ हो जाते हैं। शब्दों का एक हेर फेर है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं बोलते हैं तो उनके एक एक शब्द को दुनिया बड़ी ध्यान से सुनती है। और एक एक शब्द में मतलब बहुत बड़ा सार होता है। शब्द की तो बहुत बड़ा जीवन। विकसित भारत में वकील साहब आध्यात्म का और संस्कारों का आपको क्या लगता है कितना योगदान रहेगा? कोई भी विकास बिना संस्कार का तो नंगा विकास है। कितना कोई विकास कर ले, कितना बड़ा आदमी बन जाए, पैसा कमा ले, नेता बन जाए, IAS हो जाए, लेकिन जब संस्कार ही नहीं होंगे ना तो काई तो विकास है। कई हमारे वृंदावन में कई वृद्धाश्रम बने हुए हैं। हम कई बुजुर्गों से बात करते हैं। एक बुजुर्ग से मैंने बात की, वो कह रहा था मेरे दो बेटा, एक विदेश में है, एक IAS है, और मेरी पत्नी, दोनों बेटों की बहू भी कोई बहुत बड़ी वो है, बिजनेसमैन है। आप यहाँ कैसे रहते हो अकेले? जी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उस परिवार के विकास से क्या लाभ होगा? जी, कुछ लाभ मिला नहीं। न अपने बुजुर्गों को लाभ मिला, न परिवार को लाभ मिला, न अपने किसी समाज को लाभ मिला। कई ऐसे लोग हैं समाज में विकास की कोई चिंता नहीं।
कि बगल में खूब आनंद कर रहे हैं और पड़ोस में झोपड़ी में रहो, भूखो कर रहे हो, कोई चिंता नहीं। ऐसी विकास से कोई काम नहीं। मतलब आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन में देखो इंटर तो करके मैं गांव से आया था, जालू से, गोरम के पास विधानसभा में रहता था। इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन LLB में लिखा। ये संस्कार और आध्यात्म आप में कब विकसित हुए, कब आपको लगा कि इस तरफ जाना चाहिए? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। भारत के व्रत क्षेत्र में हमने जन्म लिया है, तो व्रत क्षेत्र में तो संस्कार ही संस्कार है। तो व्रत तो आध्यात्म और संस्कार का एक बहुत बड़ा सेंटर है। ब्रजवासी सब संस्कार माने, सब ब्रजवासी संस्कार, इसीलिए तो पूरे देश में ब्रजवासियों के लोग पैर छूते हैं। मैं उन अध्यापकों को भी नमन करता हूं जिनको आपने जिन्होंने आपको पढ़ाया। कभी कोई घटना ऐसी रही हो अध्यापकों के साथ सिखाने की, सीखने की, जो आपको याद हो? कई घटना याद है हमें। एक हाथी के राम शरण शास्त्री जी थे, बड़े विद्वान, प्रकरण जिले लेवल के ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत। वो सब चीज हमें जब क्लास में पढ़ाते थे, जब लंच में बैठते थे तो हम उनकी पैर दबाया करते थे, बैठ के कुर्सी बैठ जाए, धरती बैठ के बैठ, तब वो लोग इन सब चीजों का बड़ा बताया करते, पढ़ो लिखो बड़े आदमी हो, लेकिन आध्यात्म का, अपने देश के धर्म का, अपने संस्कार का। मतलब पढ़ने के बाद आपने LLB करी, इसका क्या मकसद था? देखो हम बहुत गरीबी की रेखा से नीचे एक परिवार से था। नौकरी लगने की कोई संभावना नहीं थी, वो समय ऐसा था 87-88 का, ऐसा 84 में नौकरी के कोई चांस नहीं लग रही थी। तो हमने प्रयास किया कुछ अपना खुद किया, वैसे नौकरी करने का मेरा मन भी नहीं। ये बचपन से ये भगवान की एक रैली गिफ्ट होती है नौकरी। कभी मैंने कभी जिंदगी में 1-2 फार्म भरे होंगे, ज्यादा प्राइवेट में नौकरी करने, मेरा मन अपना ही काम करेगा। वकालत में LLB की समाज सेवा का मन था, तो हमने ये सोचा कि चलो वकालत भी करेंगे, समाज की सेवा भी करेंगे, अपना ही भला करेंगे और समाज का भी भला करेंगे। इस वजह से LLB, और लगभग 25 साल में कचहरी में रहे जी, हम लोगों ने काम किया है जी। वहां भी एक अलग हम लोगों ने पहचान बुलाई। जब इस पार्टी में आप जुड़े, इस पार्टी के क्या संस्कार रहे, आज की वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है? राजनीति में आने का हमारा मेन कारण था, मैंने आप बताइए तो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार से, कच्चे घर में जन्म लिया। इंटर मैंने कच्चे घर से की। जब मथुरा में आए, वकालत करी, तो थोड़ा बहुत व्यापार किया प्रॉपर्टी वगैरह का, तो हमें लगा कि हम दाल रोटी मेरे परिवार की अब ठीक ठाक चलने लग गई। लेकिन वो गरीबी, परिवार, रिश्ते, समाज, वो परेशानियों से जूझ रहा था, तो 30 मेरे अंदर थी। अब मेरी परिवार में मैं चलो मैं संपन्न हो गया, लेकिन मेरे परिवार के चाचा, ताऊ, दादा, आज भी सब पूरी, ये 30 मेरे अंदर था। इसी 30 को लेकर अब मैं समाज सेवा कैसे करें, ये प्रयास किया कि अपनी कमाई से भी हमने काफी प्रयास किए। गरीब लड़कियों की शादी है या बहुत गरीब बच्चों की पढ़ाई है, उसके भी काफी किए, लेकिन इतनी निजी कमाई से सेवा नहीं हो सकती। तो ये विचार किया कि राजनीति में आगे की सेवा का मौका मिलेगा। युवाओं को लेके आप क्या सपने देखते हैं विकसित भारत के लिए? तो युवा तो देश की जान है। विकसित भारत में ज्यादातर बहुत बड़ा रोल युवाओं का ही रहना, क्योंकि आप आज का जमाना बहुत आधुनिक IT का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। अब हर काम IT के द्वारा हो रहे हैं। ऐसी चीज विकसित AI आई है, लेटेस्ट आई है, तो युवाओं का ही अच्छी को युवा ही समझ पाएंगे। मेरी पीढ़ी, जो हमारी लेवल की पीढ़ी या मुझसे ऊपर की पीढ़ी है, उसी को समझ तो रहे, लेकिन समझने में समय लगेगा।
और पूरा किसी भी देश का, चाहे परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई भी चीज हो, युवाओं का महत्वपूर्ण रोल भी महत्वपूर्ण रोल रहता ही। आप जिस क्षेत्र से आते हैं इधर, वहाँ की जो हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से हमारे साथ दौड़ में शामिल हो सकती है? बेटियां तो दौड़ में इस समय, अब 2014 से जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हमेशा बेटियों की बात करते हैं, चाहे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, चाहे नारी शक्ति, तमाम ऐसे कानून भी बनाए और बेटियों को, नारी शक्ति को समाज में बराबर का सम्मान मिले, इसलिए हमारी प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और अब लगने लगा है कि अब बेटी भी बेटों से कम नहीं है। एक मामले में अब फाइटर जेट, लड़ाकू विमान बेटी उड़ा रही है, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक हैं। जो अब इस समय नासा में क्या नाम है, तो सुनीता विलियम्स भी बेटी है। देखिए आपको सोच सकता है, और बेटी कम नहीं है। और मैं तो ये मानता हूं, मेरी ये सोच है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन क्षेत्र में हम खेल को बढ़ावा देने के लिए, बेटियों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में कोई स्टेडियम देख रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बात की, प्रयास हम लोग करे हुए कर रहे हैं। चला सब बेटी बड़े क्षेत्र, मेरी क्षेत्र की बेटी भी मेरे क्षेत्र का पूरे देश में नाम करें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र से विधायक है, अगर उनका नाम ना आए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा। गोवर्धन पर्वत यहाँ से लेके कालिंदी की पहाड़ियों को होते हुए और उदयपुर तक जाता है, इसका क्या महत्व होता है किसी भी? देखो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अपनी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि गोवर्धन जैसी विधानसभा का सेवा करने का मौका मुझे दिया। इतनी सुंदर विधानसभा है, गिरिराज जी हमारी विधानसभा में आधे से ज्यादा वृंदावन परगम्मा से बाहर का एरिया, टल्ला से लेके वातर पूरी विधानसभा, मथुरा रोड पूरी विधानसभा, पूरी आध्यात्मिक विधानसभा है। कम से कम नहीं तो 10,000 की संख्या में मेरी विधानसभा आज तक और ज्यादा। और मंदिर तो हर रोड पे, इधर सीधे जाएंगे गिरिराज जी पे आएंगे, फिर मेरी भगवान की मनसा भैया, गढ़गोविंद जी, तमाम मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, प्राचीन मंदिर विधानसभा में। तो गिरिराज जी तो पूरी दुनिया जानती है। ब्रज में सबसे ज्यादा श्रद्धालु तीर्थयात्री गिरिराज जी की। अगर एक स्पॉट की बात किया जाए पूरे देश में, तो देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु एक ऐसा देवता जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता और मुस्कुराहट लेके जाता है। मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में कितना महत्व है? मुस्कुराहट का तो पूरा महत्व जीवन। कैसे आदमी मुस्कुराहट, चेहरा जो मुस्कुराता रहे, कितने भी परेशानी में हो, हर चेहरे पे मुस्कुराहट है ना। मतलब 50 साल का एक आदमी आजकल बहुत सारे तनावों में रहते हैं, बहुत सारे खुश भी रहते हैं। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? साथ में युवाओं को भी जोड़ देंगे। तो युवाओं को तो देश भारत को विकसित बनाने के लिए पूरी प्रयास करने चाहिए। प्रत्येक अब सरकार, तनावों से बात कर रहा हूँ, तनावों से कैसे लोग मुक्त हो? तनावों से देखो, दो चीजें, एक तो जीवन शैली। सबसे पहला मैंने अनुभव किया है जीवन का, सबसे पहले जल्दी जगना चाहिए। 4-5 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो आदमी जल्दी जगेगा ना, उसका मन भी सही रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। योग वगैरह हमारे देश की बहुत प्राचीन और आधुनिक भी बहुत बड़ी, मतलब योग का हमारा पूरी दुनिया में भारत के योग में भी करना चाहिए। 15 मिनट 20 मिनट रात को, उससे भी मन पे और स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। और फिर अपने संस्कार और आध्यात्म, नादों की पूजा भी करनी चाहिए। कुछ हमारे बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है, रामायण है,
भागवत है, गीता, तमाम इतने मतलब इतने आध्यात्मिक ग्रंथ जो भारत पे है, कहीं दुनिया में ये सब चीज नहीं है। इंटरव्यू के अंत में वकील साहब कोई ऐसा मंत्र जो आप अक्सर अपने मन में चलाते हो? अब यार मत खिलाओ। कोई मंत्र मैं ऐसा नहीं है, आप मन में करते ब्रज में रहो, राधे राधे रखो। हो। जय हो वकील साहब, आपने समय दिया। विधायक धन्यवाद। जी जय।